अभी हायर एजुकेशन का टोटल प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान है और चेयरमैन सुखदेव थोरात को बनाया। सुखदेव थोरात की कोई औकात है उसका विरोध करे? इधर बॉम्बे में जो अखबार निकलते हैं, हमारे लोगों ने कुछ अखबार शुरू किए, वो फ्रंट पेज पर उनकी बड़ी लंबी लंबी इंटरव्यू छापता है कि मैं हूं वहां, चिंता मत करना, मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो बे तुम? क्या देख रहे हो? तुमको दिखाई भी देता है क्या? क्या देख रहे, हम देख रहे। अभी तुमको दिखाई देता है क्या सारा हो रहा है? देखने के लिए नजर चाहिए, नजरिया चाहिए। आंख होने से थोड़ी दिखाई देता है। नजर चाहिए, नजरिया चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए। लिखा हुआ होकर भी नजर नहीं आता। ये हमारे सामने जो है, ये हमारे सामने हो रहा है। मैं फिजिकल एग्जाम्पल देकर के आपको सारा बात का समझा रहा हूं कि हमारे लोगों के हाथों से ये सारा का सारा मामला जो है करवाने का। हायर एजुकेशन पर विस्तार से हम लोग सेकंड फेज में बहुत ज्यादा विस्तार से बात करेंगे और आपको सबूत दे देंगे। अभी सेज पर हम लोग बात कर रहे हैं तो उपजाऊ जमीन सेज वालों को नहीं दी जाएगी। देखो, जब इसका विरोध हुआ तो क्या हुआ? विरोध होने के बाद में यूपीए की जो चेयरमैन है सोनिया गांधी, वो उसने मीटिंग ली, मुख्यमंत्रियों का मीटिंग लिया, यूपीए का मीटिंग लिया और उसमें सोनिया गांधी के द्वारा यह कहा गया कि उपजाऊ जमीन सेज को नहीं दी जाएगी। तो अखबार वालों ने हेडलाइन से छापा तो हमारे लोगों को क्या लगा, हमारे लोग पढ़ने वाले जो लोग, उसका क्या लगा, नहीं कुछ भी क्यों ना हो, सोनिया जी तो हमारे साथ में है, बाकी तो नहीं है हमारे साथ में, मनमोहन सिंह हमारे साथ में नहीं है, मगर सोनिया जी हमारे साथ में, तो हम सोनिया जी को समर्थन देंगे मगर मनमोहन सिंह को नहीं देंगे। अरे तो मनमोहन सिंह को समर्थन नहीं देंगे, सोनिया को समर्थन देंगे। सोनिया समर्थन लेने के बाद मनमोहन सिंह को दे देती है तो तुम क्या कर लेते हो? समझ में तो आता नहीं हमारे लोगों को, ये दावेज तो समझ में आता नहीं है। ये दावेज हमारे लोगों को समझ में तो आता नहीं है। कम्युनिस्ट लोग जो है इसका क्या कर रहे हैं? कम्युनिस्ट लोगों ने एक पॉलिसी बनाई। क्या पॉलिसी बनाई? कि संसद के अंदर विरोध नहीं करने का, क्योंकि संसद में अगर विरोध करते हैं तो अल्पमत बहुमत का मामला खड़ा हो जाता है और अगर वो वोटिंग हुआ तो वोटिंग होने के बाद में सरकार गिर जाएगी। तो संसद में विरोध नहीं करते। मैं आपको ये हमारा सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए तो हमको बातें समझ में आती है। कम्युनिस्ट पार्लियामेंट में विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां का विरोध अगर वोटिंग तक चला गया और वोटिंग के समय में कम्युनिस्टों ने अगर सरकार के विरोध में वोट नहीं किया तो कम्युनिस्ट बदमाश है ऐसा सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा। अगर वोटिंग करते हैं तो सरकार गिर जाएगी, वोटिंग करते हैं तो सरकार गिर जाएगी। अगर वोटिंग नहीं करते हैं तो जिन लोगों ने कम्युनिस्टों को वोट दिया उन लोगों को लगेगा कम्युनिस्ट धोखेबाज है। तो कम्युनिस्टों ने क्या रास्ता निकाला? धोखेबाजी का क्या तरीका निकाला? संसद में विरोध नहीं करने का, सड़क पर विरोध करने का। तो सड़क पर विरोध करेंगे तो क्या होगा? जनता को लगेगा नहीं नहीं कम्युनिस्ट तो विरोधी है, इसका विरोधी है, मगर उनका मजबूरी है, वो सरकार वाले सुन नहीं रहे, उनका मनमोहन सिंह नहीं सुन रहे हैं, सोनिया जी नहीं सुन रही है, वो मजबूरी है। नहीं, कम्युनिस्ट तो सड़क पर विरोध कर रहा है। आम आदमी जो है जिसको वोट देने के अलावा ज्यादा समझ नहीं है, जो झंडा उठाता है, डंडा उठाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसके अलावा जिनको ज्यादा समझ में आता नहीं। कम्युनिस्टों ने देखो, कम्युनिस्ट पार्टी का जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर कैसा है आपको बताता हूं। ये सारा बीजेपी का, कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का,
एक ऐसे कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबके ऊपर, तो कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है, निर्णय लेने वाला जो पोलिट ब्यूरो है वहां सारा ब्राह्मण हो गया। मनोरम वर्ण व्यवस्था के तहत पशुपति दा वर्ण व्यवस्था की तरह सबसे ऊपर ब्राह्मण। अच्छा, सेवा करने वाला शूद्र है वर्ण व्यवस्था में, सेवा जिसका काम है सेवा करना वर्ण व्यवस्था में, तो वो पार्टी में भी सेवा करने के लिए रखा। क्या सेवा करता है कार्यकर्ता हमारा, कि पार्टी का लीडर बेस ब्राह्मणों का, पार्टी का कैडर बेस जो लोएस्ट में है, कैडर बेस किसका है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अदर बैकवर्ड कास्ट का, मुसलमानों का कैडर बेस जो है वो हमारा है। वो कैडर क्या करता है, झंडा उठाता है, डंडा उठाता है, जिंदाबाद का नारा लगाता है, मुर्दाबाद का नारा लगाता है, गोली खाना है तो गोली खाता है। तो ये सारा का सारा कैडर बेस करता है। कैडर बेस हमारा है, लीडर बेस ब्राह्मणों का है। कैडर बेस हमारा है, लीडर बेस ब्राह्मणों का है। जब लीडर बेस ब्राह्मणों का होता है तो क्या होता है, इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देते रहता हूं। इसके रेफरेंस में ये उदाहरण है, इसलिए मैं इस उदाहरण को दोबारा रिपीट करता हूं कि एक बार मुर्गियों का सम्मेलन हुआ। मुर्गियों का, मुर्गी काटकर जो खाते हैं, चिकन आप पशुपति दा आपको चिकन समझ में आएगा, मुर्गी समझ में नहीं आएगा। मुर्गियों का सम्मेलन हुआ। किसने आयोजित किया, तो मुर्गियों को काटकर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया। काटकर खाने वालों ने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया और काटकर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों को बताया कि भाई सम्मेलन में एक प्रस्ताव आपको पारित करना है। तो मुर्गियों ने पूछा कौन सा प्रस्ताव पारित करना है, तो काटकर खाने वाले लोगों ने उनको बताया कि आपको एक प्रस्ताव पारित करना है कि आपको कौन से मसाले में तलना है, ये आपको बताना है। आपको कौन से मसाले में तलना है ये आपको बताना है। अगर आप सस्ता मसाला चाहते हो तो सस्ते में आपको तलेंगे, अगर आप महंगा मसाला में तलना चाहते हो तो महंगे में तलेंगे, अगर आप फॉरेन का मसाला चाहते हो तो फॉरेन में तलेंगे। इसमें आपकी 100% जो कहोगे वही करेंगे। इसमें आप जो मसाला कहोगे उसी में तलेंगे। कुछ मुर्गियां थोड़ा सा अक्लमंद थी, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और सलाह मशवरा करके एक डेलीगेशन बनाया और काटकर खाने वाले लोगों के पास वो डेलीगेशन लेकर गए। और डेलीगेशन लेकर जाने के बाद काटकर खाने वाले जो लोग हैं उनको कहा, क्या कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। तो मुर्गियों ने वो काटकर खाने वाले लोगों को कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। तो काटकर खाने वाले लोगों ने बताया ये फैसला तो पहले ही हो चुका है। काटकर खाने का फैसला तो पहले ही हो चुका है, केवल एक काम बाकी है और वो काम है कौन से मसाले में आपको तलना है, इतना बाकी है। जब आपका दुश्मन आपका नेता होगा तो कितना बचा रहेगा, आपको कौन से मसाले में तलना है, एलपीजी के मसाले में तलना है या सेज के मसाले में तलना है या हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन का जो नया मसाला बन रहा है उस मसाले में तलना है। अब ये आप डिसाइड करो, जो मसाले में तलना चाहते हो आपको तलेंगे। काटने का फैसला तो हो चुका है। जब लीडर बेस ब्राह्मणों का होगा तो दुश्मनों का लीडर बेस होगा, जब लीडर बेस दुश्मनों का होगा तो काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका होता है, केवल मसाले में तलने वाला मामला बचा रहता है। ये जो सारी बातें हो रही है कि सोनिया जी ने उपजाऊ जमीन ना देने का फैसला किया, तो जब मनमोहन सिंह पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया तो क्या कहा था पार्लियामेंट में, आपको याद दिलाता हूं क्या कहा था। नहीं वो
जो कंपनियां लॉस में चल रही है उसका प्राइवेटाइजेशन की बात मैं कर रहा हूं, जो प्रॉफिट में चल रही है मैं उसके प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है उसका प्राइवेटाइजेशन करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो लॉस में चल रही है उसका प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहा हूं। तो हमारे लोगों ने क्या सोचा, अरे लॉस वाला बोल रहा है यार, लॉस वाला बोल, करो करो करो। हमारे लोगों ने क्या कहा, लॉस वाला बोल रहा है वो, अच्छा करो करो, लॉस वाला रखना ठीक नहीं यार, करो। लोगों ने सहमति दे दिया, यानी हमारे लोगों ने मनमोहन सिंह को उंगली पकड़ने की इजाजत दी। जब मनमोहन सिंह को लोगों ने उंगली पकड़ने की इजाजत दी तो मनमोहन सिंह ने हाथ पकड़ लिया। उंगली पकड़ने की इजाजत दी तो मनमोहन सिंह का हौसला बढ़ गया, मनमोहन सिंह का हौसला बढ़ गया, उसने उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ लिया। और जब अरुण शौरी को डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बनाया तो उसने बेशर्मी की हद की, उसने कहा मैं तो प्रॉफिट वाला बेचूंगा, जो कंपनी प्रॉफिट करती है उसको बेचूंगा। तो पत्रकारों ने पूछा क्यों, बोलते धंधा करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का क्या काम है, पूछा, धंधा करना सरकार का काम नहीं है, तो सरकार का क्या काम है, तो उसने कहा सरकार चलाना। अरे सरकार चलाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए ना, जिस एरिया में चलाओगे, जिन लोगों पर चलाओगे, कोई एरिया होना चाहिए ना, तो तब सरकार चलाओगे। एसीजेड में तो आपका सरकार का तो आधे चलेगा ही नहीं उधर। एसीजेड में 1,86,000 करोड़ का टैक्स माफ। कितना? 1,86,000 करोड़ का टैक्स माफ है। रिजर्व बैंक ने विरोध किया ऑन रिकॉर्ड, रिजर्व बैंक ने ऑन रिकॉर्ड विरोध किया तो रिजर्व बैंक को चुप करा दिया। ये सारा का सारा मामला चल रहा है। सोनिया गांधी इस षड्यंत्र में शामिल है, कम्युनिस्ट लोग इस षड्यंत्र में शामिल है। बंगाल में अभी बहुत बवाल चल रहा है, अभी भी वो बवाल चालू है, और इतना बवाल चालू है बंगाल में कि जिन लोगों ने अधिवेशन में आने के लिए बंगाल से टिकट बुक किए थे, 28 लोगों ने टिकट कैंसिल कर दिया इधर अधिवेशन में आने के लिए। यानी आप अंदाजा लगाओ कितना बवाल चल रहा है कि टिकट ही लोगों ने कैंसिल कर दिया इधर आने के लिए। तो इसका मतलब है बंगाल में ज्यादा बवाल चल रहा है।